हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, यानी जो हमारी प्रीपोजिशन के ऊपर बेस्ड रहेगी। सो आपने प्रीपोजिशन की थ्योरी में उसके अच्छे से पढ़ा और हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा और साथ ही में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। अब हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम में प्रीपोजिशन से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, जिसको लेकर प्रीपोजिशन पे कॉन्सेप्ट बार बार जो क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम के दौरान। अगर आपको अभी याद हो जो हमने थ्योरी में कवर करा था, प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। देखिए, प्रीपोजिशन अब आपको पता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। अब प्रीपोजिशन के बारे में सबसे पहले कुछ ज़रूरी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि प्रीपोजिशन का क्या होता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है और ये जो नाउन किसकी तरह एक्ट करता है, ये एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करता है प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन क्या काम कर सकता है? प्रीपोजिशन हमारा रिलेशन बिल्ड करता है अपने ऑब्जेक्ट के साथ और उससे पहले आए हुए वर्ड्स के साथ। तो इनके बीच में एक रिलेशन जो शो करता है, उस रिलेशन को कौन इनके बीच में रिप्रेजेंट करता है, वो करता है प्रीपोजिशन। यानी ये हमारा रिलेशन बताता है इन दोनों वर्ड्स के बीच में। तो आप ये याद रखेंगे, राइट। ये हमारे प्रीपोजिशन का काम होता है। अब टाइम के लिए अलग प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम लोग, राइट। प्लेस के लिए अलग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी होती हैं। अब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होती हैं, पहले इस बात को समझिए। देखिए, फ्रेज आपको पता है एक वर्ड से ज्यादा अगर हमारे पास वर्ड्स होते हैं तो उनको हम फ्रेज बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड में कोई एक मेन वर्ड होता है, राइट। उस मेन वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके अकॉर्डिंग उस फ्रेज की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। अगर वो मेन वर्ड प्रीपोजिशन है तो उस फ्रेज को हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर वो मेन वर्ड नाउन है तो उसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज, या एडवर्ब है तो एडवर्बियल फ्रेज, राइट। सो इस तरीके से हमारे यहाँ फ्रेजेस भी होते हैं और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद हमें किस तरीके से कहाँ पर क्या प्रीपोजिशन यूज करना है उसको लेके हम चर्चा करेंगे अपने इन क्वेश्चंस को लेकर, राइट। तो आज के बाद जितनी भी हमारी इस प्रीवियस ईयर पे क्लासेस होंगी उन सब में हम क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे, उन्हें अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। देन उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते रहेंगे, राइट। सो अब इस पार्ट की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल एट अवर हॉलीडे, राइट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वी मेट, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। हम बहुत सारे लोगों से मिले थे। कब मिले थे? या फिर एट अवर हॉलीडे, जब हमारे हॉलीडे के समय हम बहुत सारे लोगों से मिले थे। देखिए, ऑन आएगा, इन आएगा, ड्यूरिंग आएगा या नो इम्प्रूवमेंट आएगा। अब जाहिर सी बात है ये एक टाइम को इंडिकेट कर रहा है, राइट। ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो क्या कहना क्या चाहता है कि यहाँ जो हम हैं, यानी स्पीकर और उसके साथ जो और भी लोग हैं, वो ये बता रहा है कि हम बहुत सारे लोगों से मिले थे। कब मिले थे? जब वो हॉलीडे पर थे। तो एट नहीं आएगा, यहाँ पर राइट वर्ड होगा ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, राइट। सो सी इज द राइट आंसर, ड्यूरिंग आवर हॉलीडे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द कंट्री फेस्ड अ रेनफॉल डिफिसिट। डिफिसिट का मतलब क्या होता है? गिरावट, राइट। डिफिसिट का मतलब क्या होता है? गिरावट, यानी डिक्रीज ऑफ 8% आफ्टर द 4 month लॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून, राइट। सो कंट्री ने क्या फेस किया? कंट्री ने रेनफॉल में गिरावट महसूस करी 8% की आफ्टर दी कब? 4 month, यानी 4 month लॉन्ग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के बाद कंट्री ने गिरावट महसूस करी किसमें? रेनफॉल में। अब यहाँ पर आफ्टर द के बाद क्या यूज होगा? ड्यूरिंग द, एट द एंड ऑफ द और फॉर द। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो ये कंट्री में जो पर्टिकुलर रेनफॉल की गिरावट की जो बात हो रही है ना, ये कब रही होगी? जब 4 महीने के मानसून्स रहे होंगे। देखिए, बारिश कब रही होगी? इन 4 महीने के मानसून्स के बीच में ही तो बारिश रही होगी। उन्हीं 4 महीनों के बीच में जो ये गिरावट हमें देखने को मिली है, राइट। तो यहाँ पर होगा ड्यूरिंग दी, राइट। तो इसको लिखेंगे ड्यूरिंग दी 4 month long southwest monsoon, right? So A is the right answer. Now question number 3, शेक्सपियर। और शेक्सपियर कौन थे? ये बहुत बड़े राइटर
और इसको हम कह सकते हैं ये ड्रामा अच्छे से लिखते थे, प्ले लिखते थे। तो इंग्लिश में अगर जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो शेक्सपियर का काफ़ी नाम है, या काफ़ी वर्क भी आपने जूलियस सीजर पढ़ा हो तो वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। शेक्सपियर लिव्ड फॉर द रेन्स ऑफ एलिजाबेथ वन एंड जेम्स। तो रेन्स का मतलब क्या होता है? रेन्स का मतलब देखिए, समझिए, इसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर पीरियड में जब एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट राज करते थे इंग्लैंड में या ब्रिटेन में। तो उस वक्त जो शेक्सपियर थे वो लिव्ड थे, यानी जिंदा थे उस वक्त। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है फॉर द रेन्स ऑफ द एलिजाबेथ एंड जेम्स वन, तो यहाँ पर क्या होगा? इन होगा, सिंस होगा, ड्यूरिंग होगा, राइट। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, जो फोर होता है ना, ये टाइम पीरियड को बताता है, और सिंस जो होता है हमारे, ये एग्जैक्ट टाइम को बताता है। लेकिन ये कब बता रहा है कि ये शेक्सपियर कब जिंदा थे? ये उस वक्त जिंदा थे जब इनका राज था, राइट। तो ड्यूरिंग द रेन्स होगा, राइट, ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ एलिजाबेथ वन एंड जेम्स फर्स्ट। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑन सम इवनिंग्स आई लीव ऑफिस एज लेट एज 7 o'clock। तो ये बोल रहा है कि कुछ शाम, जो महीने अगर पूरे 1st से लेके 30 तारीख तक, यानी 1st of month से लेके 30th of the month, यानी 1st डे से लास्ट डे तक अगर वो काम करता है तो वो बोल रहा है कि उनमें कुछ शाम वो ऑफिस से लेट छूटता है। कब? 7 o'clock। तो ऑन सम इवनिंग होगा या इन सम इवनिंग होगा, राइट, या फिर सम इवनिंग होगा, ऑन सम ऑफ द इवनिंग्स होगा। कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन 4 के लिए, राइट। सो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑन सम इवनिंग ही है, राइट। डी इज द राइट आंसर, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होंगे, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट इन एन आवर्स टाइम ही कुड कंप्लीट द वर्क टू माई सेटिस्फेक्शन। यानी जस्ट इन एन आवर्स टाइम, सिर्फ 1 घंटे में वो ही कुड कंप्लीट, यानी वो काम खत्म कर देगा अकॉर्डिंग टू माई सेटिस्फेक्शन। वर्क टू माई यानी उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, जैसा उसको काम चाहिए वो उस समय को कितने दिन में? 1 घंटे में खत्म कर देगा। तो इन एन आवर होगा, इन एन आवर्स टाइम होगा, या इन द टाइम ऑफ एन आवर होगा। विच वन इज द राइट आंसर? तो राइट, देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, आर अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो एच जो होता है वो साइलेंट होता है, राइट। तो अगर एच साइलेंट होता है तो ये आर, यानी ये वोवल साउंड करता है, राइट। अगर ये वोवल साउंड करता है तो इससे पहले एन यूज होगा, नॉट ए, राइट। तो यहाँ पर आएगा एन। तो जहां पर ए है वैसे तो आप काट दीजिए, बी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जेम्स वॉज इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द टास्क बाय मंडे, राइट। तो जेम्स को इंस्ट्रक्शन मिला, राइट, वॉज इंस्ट्रक्टेड। अब देखिए ये मैंने पैसिव फॉर्म में लिखा है, वॉज इंस्ट्रक्टेड। किसके द्वारा इंस्ट्रक्टेड क्या हुआ ये अभी हमें बताया नहीं है, इसीलिए हमने इसको पैसिव में लिख दिया, वॉज इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द टास्क बाय मंडे, राइट। मंडे तक उन्हें टास्क को कंप्लीट करना है, ऐसा जेम्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया। देखिए मंडे होगा, सिर्फ अंटिल मंडे होगा, अप टू मंडे होगा, या नो इंप्रूवमेंट होगा, राइट। टास्क बाय मंडे, ये राइट आंसर होता है कि मंडे तक खत्म करना है बाय मंडे। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नाइट क्लब्स आर ओपन फार इनटू नाइट, यानी नाइट क्लब्स आर ओपन फार इनटू नाइट। इसका मतलब ये है कि जो नाइट क्लब्स होते हैं वो देर रात तक खुले रहते हैं, राइट। सो यहाँ पर फार इनटू नाइट होगा, या इनटू द नाइट फार होगा, फार इनटू द नाइट होगा, या इनटू फार नाइट होगा, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा फार इनटू द नाइट, यानी रात में देर तक खुले रहते हैं। इनटू द नाइट फार नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। इनटू फार नहीं, फार इनटू द नाइट होता है, जो सही प्रीपोजिशन होता है फार। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहां पर द आएगा नाइट से पहले, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड नाउ दैट यू आर विद इन एज। सो वो बोल रहा है कि आपको कौन रोक रहा है शादी करने से। हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड नाउ दैट यू आर विद इन एज, बल्कि तुम जो है अब अभी तुम उस एज में हो शादी करने के लिए, राइट। सो विद इन एज होगा, या इन दी एज होगा, या ऑफ एज होगा, या ऑन एज होगा, राइट। सो हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड नाउ दैट यू आर ऑफ एज होगा, इन एज होगा, या ऑन एज होगा। सो इसका जो सही आंसर होगा यू आर ऑफ एज, राइट। सो now question number 9, the farmer suffered because the monsoon did not arrive on time होगा, in time होगा, by time होगा, at time होगा, या after time होगा। देख लीजिए, at
टाइम, बाय टाइम, ऑन टाइम या फिर आफ्टर टाइम। तो आप इसको बहुत इजीली बता सकते हैं। देखिए, फार्मर क्यों सफर करे, क्योंकि मॉनसून जो है वो सही समय पे नहीं आया है। तो राइट, पहले मॉनसून सही समय पे आता था, ऑन द टाइम, ऑन द राइट टाइम। सो यहाँ पर होगा नॉट अराइव ऑन टाइम, सही समय पे। ऑन टाइम का मतलब होता है राइट टाइम, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, शी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली डैश हर हस्बैंड्स डेथ। ज्यादा ध्यान से देखिए, शी हैज बीन सपोर्टिंग, वो अपनी फैमिली को कब से सपोर्ट कर रही है, जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। तो ये जो हर हस्बैंड डेथ है ना, यहाँ पर ये एक टाइम को रेफर कर रहा है। अब ये टाइम को मुझसे अब ये पूछा जाए किस तरीके से रेफर कर रहा है। देखिए, अब एक्शन क्या है, उसका सपोर्ट करना उसकी फैमिली को, और ये सपोर्ट कब से है, जब से उनकी हस्बैंड की डेथ हुई है, राइट। तो अब जरा बताइए, जब ये डेथ या ये ऐसा कुछ हुआ होगा सिनेरियो, तो ये किसी ना किसी डे पे तो हुआ होगा, कोई ना कोई डेट तो रही होगी, और वो डेट बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि उस डेट पे ये इवेंट हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ये जो टाइम है ना, ये एक डेट या एक स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट कर रहा है ये फ्रेज। तो यहाँ पर सिंस आएगा। क्या आएगा? सिंस, राइट। सो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। अब ये बोल रहा है कि जो एग्जामिनेशन है वो कब से शुरू होगा, मंडे से। तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम, इन, एट, ऑन। तो द एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे। सो यहाँ पर फ्रॉम इज द राइट आंसर, ये मंडे से शुरू होंगे। तो अभी जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सारे जो प्रीपोजिशन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे टाइम के लिए यूज होते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, माई कजन विल अराइव अब संडे। अब इसने बोला है कि माई कजन विल अराइव ऑन संडे, इन संडे होगा, क्या होगा? तो माई कजन या ऑन संडे होगा, इन संडे होगा, एट संडे होगा, द संडे होगा। सो सही आंसर होता है माई कजन विल अराइव ऑन संडे। ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं ना, ये बहुत आप डे टू डे कन्वर्जेशन में या फिर अपनी प्रैक्टिस में लिखते हो आप, तो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें इनको गलत तरीके से सीख लेते हैं और बहुत ज़्यादा एरर कर देते हैं। प्रीपोजिशन के एरर्स एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट, क्योंकि वो ज़्यादा इग्नोरिंग फैक्टर होते हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ ग्रामर्स के रूल्स पढ़ लेते हैं। प्रीपोजिशन रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रीपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, तो इसीलिए इस पे जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे आपके साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आई स्टे इन मुंबई डैश 8 years। अब जरा ध्यान से देखिए, वो मुंबई में रह रहा है। आई स्टेड इन मुंबई कब से? 8 years, राइट। सो कब से हो रहा है? 8 years से रह रहा है। तो ये जो 8 years है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो 8 साल से मुंबई में रह रहा है, राइट, रह रहा था। तो यानी स्टेट आ गया, यानी पास्ट वर्ब। ये 8 साल से मुंबई में रह रहा था। तो 4 आए। देखिए, सिंस तो नहीं आ सकता, क्योंकि जो सिंस होता है ये पर्टिकुलरली एक एग्जैक्ट नंबर के लिए यूज किया या एग्जैक्ट डेट के लिए यूज किया जाता है। थ्रो भी नहीं आएगा, अराउंड भी नहीं आएगा। जब भी आप टाइम पीरियड की बात करें तो 4 आएगा, राइट। आई स्टेड इन मुंबई फॉर 8 years। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर मुरुगन हैज बीन इन दिस कॉलेज डैश 2010। अब बोला जा रहा है कि जो मिस्टर मुरुगन है वो इस कॉलेज में कब से हैं? 2010 से। तो 2010 है ना, जो ये आपने मेंशन कर दिया पर्टिकुलर ईयर, यानी 2010 से हैं ना। 10 से पहले 4 years नहीं लिखा कि सम ईयर्स, 3 years, 4 years, 5 years, तो ऐसा नहीं लिखा, आपने एग्जैक्ट ईयर लिख दी। तो सिंस यहाँ पर यूज होगा, राइट। बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, I have been waiting dash over half an hour। So I have been waiting, वो कब से उसका इंतजार कर रहे हैं? Over half an hour, आधे घंटे से भी ज्यादा। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए क्या यूज होता है? 4 over half an hour। तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा, सिंस आएगा, राइट। सो डी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया वाज प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब क्या होता है? कि धनवान, जिसके पास जो संपन्न हो, जिसके पास सब कुछ हो। प्रॉस्परस कंट्री डैश द रेन ऑफ किंग अशोक। रेन का मतलब क्या होता है? राज,
उस जिस पीरियड में किंग अशोक थे उस जब वो राज करते थे उस समय जो थी इंडिया जो क्या थी, प्रॉस्परस कंट्री थी। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? ड्यूरिंग आएगा, राइट, बिटवीन आएगा, फ्रॉम आएगा। तो राइट, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ड्यूरिंग, क्योंकि उसी समय की बात हो रही है ना, तो ड्यूरिंग इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग इज द राइट आंसर, राइट। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? ड्यूरिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लाइट विल लैंड डैश 6 दिस इवनिंग। तो जब फ्लाइट है वो कब लैंड करेंगी? वो 6 बजे, यानी शाम के 6 बजे लैंड होगी फ्लाइट। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑन होगा, एट होगा, अपॉन होगा, इन होगा। तो द फ्लाइट विल लैंड एट दिस एट 6। जब भी आप इस तरीके की बात करें कि अराइवल की बात करें तो एट के साथ बताइएगा। अराइवल अगर आप टाइम में स्पेसिफिक कर रहे हो कि कितने बजे अराइवल है, डिपार्चर है, तो एट यूज होता है, राइट, एट 6 दिस इवनिंग। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर हैज नॉट बीन सीन हियर सिंस द लास्ट 4 years। सी, अब हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, उसमें हमें अप्रोप्रिएट पता करना था कि कौन सा प्रीपोजिशन होगा, मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन हमें आंसर करना था। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं अपने स्पॉटिंग द एरर्स के करेंगे। इसके अंदर हमें एरर पता करनी है कि कहाँ पर एरर पूछी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर हैज नॉट बीन सीन हियर सिंस द लास्ट 4 years। तो पिछले 4 साल से ऐसा बिहेवियर यहाँ देखने को नहीं मिला है। तो ये जो 4 साल है ना, ये एक टाइम पीरियड है, राइट। और मैंने आपको बताया जब भी कोई टाइम पीरियड होता है उसमें आप सिंस यूज नहीं करते हो, फॉर यूज करते हो, फॉर द लास्ट 4 years, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। तो यहां पर 4 होगा, फॉर द लास्ट 4 years। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, तो अगर इस पूरे बोले कि हम ये सी में गलत है तो इस पूरे सी को ही आप इस तरीके से लिखेंगे, for the last 4 years, right? So C में एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे। Now question number 19, you will be tired of, right? You will be tired of writing at the time you finish your research। तो इसमें बोला गया है you will be tired of, आप थक जाओगे कब? of writing, यानी लिखने से आप थक जाओगे। at the time, कब? जब आप इसको खत्म करेंगे। एट द टाइम यू फिनिश योर रिसर्च, जब आप अपनी रिसर्च खत्म कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कब, ये जो रिजल्ट है ये कब होगा? अगर आप इसको ध्यान से देखें, यू विल बी टायर्ड ऑफ राइटिंग कब होगा? जब आप ये अपनी रिसर्च जो है लिख लेंगे या इसको खत्म कर लेंगे। तो इस कंडीशन में एट नहीं होता, बाय द टाइम होता है, बाय द टाइम। सो बी में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। Now question number 20, 4 times, right, 4 times immemorial she cells have been used by man in many years। देखिए अब इसमें जो बोला गया 4 times immemorial, immemorial का मतलब है कि जो याद भी नहीं है, बहुत पुराने समय से जो she cells है वो किसके द्वारा यूज किए जा रहे हैं? मैन के द्वारा, बहुत सारे अलग अलग तरीके से, in many ways। तो 4 times नहीं होता, राइट आंसर होता है from times immemorial, राइट। तो फ्रॉम होगा राइट वर्ड। सो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द वाइस चांसलर कंसल्टेड द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स ऑन लास्ट मंडे एंड डिसाइडेड टू रीओपन द लाइन ऑन फ्राइडे नेक्स्ट। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें, द वाइस चांसलर कंसल्टेड, वाइस चांसलर ने किससे कंसल्टेड किया? द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से, एज वेल एज द टीचर्स। तो क्या ए पार्ट में एरर है? कोई एरर नहीं है, ए पार्ट इज द राइट, राइट। ऑन द लास्ट, अब देखिए अब यहाँ पर ऑन लास्ट मंडे लिखा होगा तो ये गलत है, यहाँ पर सिर्फ ऑन की जरूरत नहीं है। एज वेल एज द टीचर लास्ट मंडे एंड डिसाइड टू रीओपन द लाइन, सो ऑन की जरूरत नहीं है, बी पार्ट में एरर है, बिना ऑन के ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नाउ we are greatly worried that the train might be late but it arrived exactly in time। देखिए तो we are greatly worried, हम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, क्या, क्यों? कि जो ट्रेन है वो लेट हो सकती है बट वो सही समय पे आ गई थी। अगर वो सही समय पे आ गई थी तो एग्जैक्टली ऑन टाइम भी, अगर आप राइट टाइम की बात करते हो ना, राइट टाइम, किसी अगर आने का सही समय है
तो उसको बोलते हैं ऑन टाइम, अपने समय पर, ऑन टाइम, राइट। सी पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, thousands of people far and near started gathering outside the auditorium from early morning to pay their tributes to departed leader, right। अगर आप इसमें बोले तो इसमें क्या होगा, thousands of people, ध्यान से देखिए, thousands of people की ये सही है, far and near दूर और पास से, started gathering क्यों इकट्ठा होना शुरू हुए, outside the auditorium from early morning to pay their tributes to the departed लीडर, तो इसमें होगा डी, नो एरर, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नाउ द टैक्सी केम एट 8 o'clock, राइट। तो एट के बाद हमने टाइम को टाइम का जो राइट टाइम है या फिर हमने टाइम को नंबर में इंडिकेट करा है, सो 8 o'clock एट के बाद बिल्कुल ठीक है। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ ट्री, तो उसने क्या करा, ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ ट्री, राइट। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्री हो गया, और आपने देखा हो गर्मी में लोग ऐसा करते हैं, राइट। सो ये आपका ट्री हो गया, राइट। तो अब यहाँ पर उसने अपनी व्हीकल जो है पार्क कर दी है, ये सपोज की व्हीकल हो गई, राइट। सो ये उनकी व्हीकल हो गई, whatever, सो ये व्हीकल होगी। अब ये क्या है, अंडर द ट्री शेड का मतलब है कि जो शेड का मतलब क्या होता है, छाया, तो ट्री के छाया के नीचे उन्होंने जो है गाड़ी को पार्क कर दिया। तो क्या यहाँ पर अंडर आएगा, ऑन आएगा, बीनीथ आएगा, कौन सा राइट वर्ड होगा आप बताइए, इन आएगा, तो यहाँ पर आएगा इन द शेड ऑफ द ट्री, अंडर द ट्री नहीं होगा, इन द शेड ऑफ, छाया में। देखिए कैसे, समझिए इन कैसे होगा, जैसे पेड़ है, अब इस पेड़ की ना एक छाया जो होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में फैली रहती है, आपने देखा होगा वो थोड़ा सा डार्क होता है, राइट। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए इसको, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर ये मेरा पेड़ है, राइट, और इसके बाद इसकी जो छाया है वो दूसरे एरिया के कंपैरिजन में यहाँ पर इसकी छाया है। अब ये जो छाया है इस पेड़ की, तो गाड़ी जो है ना इसकी शेड में आके खड़ी हुई है, यानी इस छाया में आके खड़ी हुई है, राइट। अगर मैं कार इसको दिखा दूं, ये हो गया हमारा कार, ये कार जो है इस शेड के अंदर आके खड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पर जो है इन आया है, क्योंकि हम शेड की बात कर रहे हैं, राइट। सो इसीलिए हमारा बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द शिप इज एट द एंकर एंड द सेलर आर नाउ एट ईज। एंकर क्या होता है, देखिए शिप में इस तरीके का होता है एक, अगर आपने देखा हो शिप का, तो जब शिप खड़े होती है तो उसमें ये जो एंकर है नीचे डाल दिया जाता है अपने जैसे पोर्ट वोर्ट के पास, तो क्या होता है ये जो है जमीन में धंस जाता है, तो शिप क्या होती है, मूव नहीं करती, इस एंकर से जो है पकड़े रहती है, राइट। तो क्योंकि देखिए फ्लूइड में किसी चीज को मूव करना बहुत आसान होता है, तो यही पूछा गया है कि शिप इज एट द एंकर एंड द सेलर आर नाउ एट ईज। तो ईज का मतलब क्या, अब सेलर जो है थोड़ा आराम से है, तो एट द एंकर होगा या कुछ और होगा ये हमें बताना है। एट एंकर होगा, एट एन एंकर होगा, एट इट्स एंकर होगा, क्या होगा। सो यहाँ पर एट द एंकर नहीं होगा, एट एंकर होगा, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, डोंट सिट इन द ग्रास इट्स वेट। वेट का मतलब होता है गीला, तो बोला जा रहा है कि डोंट सिट इन द ग्रास, ग्रास में मत बैठो, इट्स वेट, राइट। सो बाय द साइड ऑफ ग्रास होगा, ऑन द साइड होगा, बिसाइड होगा, ओवर होगा, राइट। तो इसमें हमें सही बताना क्या होगा, डोंट सिट ओवर द ग्रास, ग्रास के ऊपर मत बैठो क्योंकि ये गीली है, तो इन द ग्रास नहीं होगा, ओवर द ग्रास होगा, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इट विल टेक 3 hours टू वॉक अक्रॉस द फॉरेस्ट, यानी ये कितना, इट विल टेक 3 घंटे लेगा, क्या कि जो हम वॉक फॉरेस्ट को अक्रॉस यानी क्रॉस करने में, पास करने में, राइट। सो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, अक्रॉस द फॉरेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग इन दिस ट्रेन। तो मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, अब जो है ना मेंबर्स हैं उसकी फैमिली के,
आर कमिंग, तो फैमिली मेंबर नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा मेंबर ऑफ द फैमिलीज होता है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, राइट। फैमिली मेंबर हम नहीं लिखते हैं, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है, राइट। द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग इन दिस ट्रेन, राइट। तो बाय दिस ट्रेन होगा, ऑन दिस ट्रेन होगा, विद दिस ट्रेन होगा। सो इसका हमें सही आंसर देगा ना, ऑन दिस ट्रेन। तो जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करोगे, ये हमने थ्योरी में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन, राइट, इन नहीं होगा, ऑन दिस ट्रेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। मदन विल नॉट बी एट होम अंटिल 8 o'clock। तो मदन जो है वो कब तक घर पे नहीं होगा, जब तक 8 o'clock नहीं होता। टिल नॉट, अंटिल का मतलब होता है टिल नॉट, राइट। अंटिल का मतलब क्या होता है, टिल नॉट 8 o'clock, राइट। एट होम, तो मदन विल नॉट बी एट होम अंटिल 8 o'clock। तो एट होम होगा या इन होम होगा या टू होम होगा या होम होगा। तो इसका सिंपली आंसर होगा मदन विल नॉट बी होम अंटिल 8 o'clock, राइट। एट होम करने की जरूरत नहीं, विल नॉट बी होम अंटिल 8 o'clock। सी, तो यहाँ पर हमने जो प्रैक्टिस करे, हमारे 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस थे कुछ टाइम से रिलेटेड थे, जो टाइम के रिलेटेड प्रीपोजिशन लिखते हैं, कुछ प्लेस से रिलेटेड प्रीपोजिशंस थे। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी हम पीवाईक्यू या एक्सरसाइज में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वो सफिशिएंट है आपके लिए, उतना प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, किस लिए हमने वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया है, सूटेबल जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो हमें कहाँ यूज़ करना होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, अगर पर्सनल व्हीकल हो तो क्या होता है। तो थ्योरी में भी इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रीपोजिशन होते हैं जो आपसे एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेंगे, क्लोज टेस्ट में पूछ लिया जाएगा, एरर स्पॉटिंग में पूछ लिया जाएगा। तो प्रीपोजिशन आपका कहीं भी पूछ लिया जाता है, तो उसका यूज काफी है प्रीपोजिशन का, राइट। सो इसको अच्छे से समझिए, प्रीपोजिशन को, क्वेश्चंस इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, थ्योरी पे अच्छे से कमांड कर लीजिए, प्रीपोजिशन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।